हेलो एवरीवन। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, और ये पहला लेक्चर है जिसमें बेसिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक को, और बेसिक रेस्पिरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, मतलब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, तो इस चैप्टर में जो रेस्पिरेशन को ये डील कर रहे हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। दे आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ओके। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कुछ बेसिक फीचर्स मेरे दिमाग में आते हैं रेस्पिरेशन को लेके। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेस्पिरेशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला क्या है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है इसमें सब्सटेंस का ब्रेक डाउन इन्वॉल्व है। इसमें चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होती है। और ये ऑक्सीडेशन किसकी होती है? बेसिकली ऑक्सीडेशन किसकी होती है? कार्बन के कंपाउंड्स की। तो रेस्पिरेशन में कार्बन के कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि नॉर्मली आपके पास जो कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्लूकोज जो होता है, उसमें CH और OH बॉन्ड होता है ऐसे। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कार्बन की 0 है। ये ऑक्सीडाइज होके फाइनली मेरे पास CO2 में कन्वर्ट होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की +4 है। इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये वाला जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। क्लियर। पर हमारे पास होता क्या है, ऑक्सीडेशन सिंगल स्टेप में नहीं होता। ऑक्सीडेशन क्या स्टेप में नहीं होता? सिंगल स्टेप में नहीं होगा। वो एक सीरीज ऑफ स्टेप में होगा, जिसमें कार्बन के साथ पहले हमारे पास जो कार्बन होगी वो ऑक्सीडाइज होगी CHO ग्रुप में या कीटोन ग्रुप में, एंड देन इट फॉर्म एसिड COH, एंड देन इट फाइनली फॉर्म CO2। तो ऑक्सीडेशन मुझे पता चलना चाहिए स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। क्लियर। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। तो रेस्पिरेशन हमारे पास कैटाबोलिक प्रोसेस है, ब्रेकडाउन है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और फाइनली ऑक्सीडाइज स्टेट जो बना रहा हूं, दैट इज हमारे पास CO2। अगर हम इसके आगे की बात करें कि और क्या फीचर है हमारे पास क्या होता है कि स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन क्या रिलीज करेगी? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन क्या रिलीज करेगी? वो रिलीज करती है हमारे पास स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन रिलीज बेसिकली हमारे पास एनर्जी। उस एनर्जी को हम ट्रैप कर पाते हैं, उस एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर। ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि हम लोग एनर्जी ट्रैप कर पाएंगे। एंड फोर्थ बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम कैटाबोलिक बोल पा रहे हैं, बिकॉज बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म रिक्वायर एंजाइम। ठीक है, इट इज एंजाइमेटिक प्रोसेस। क्लियर। जब हम रेस्पिरेशन देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एनर्जी बनेगी, तो हमें एक चीज और सीखनी है यहाँ पर कि हमारे पास नेचर में, अर्थ पर हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं। दो टाइप के सेल्स हैं। उन दोनों टाइप के सेल्स में रेस्पिरेशन में यूज होने वाली चीजें, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि रेस्पिरेशन में क्या यूज हो रहा है, जैसे एक सेल ये है। नाउ दिस सेल इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक सेल। दिस सेल इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक सेल। another cell is known as heterotrophic cell. Another cell is known as heterotrophic cell. दो टाइप के सेल्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक सेल होता है उसमें बाहर से CO2 एंटर होती है, जो रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। रिडक्शन के थ्रू कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। नाउ ग्लूकोज जो होता है उसका हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। उसका हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऐसे सेल में ग्लूकोज खुद से बन रहा होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑटोट्रॉफिक सेल
उस ग्लूकोज को सुक्रोज की फॉर्म में सेंड कर सकता है या स्टोर कर सकता है स्टार्च की फॉर्म में। तो ये फॉर्म तभी बनी सुक्रोज और स्टार्च क्योंकि मुझे उसे हेट्रोट्रॉफिक सेल के पास भेजना था या बाद में नीड पड़ती तब यूज करना था। तो जो सुक्रोज होगा या जो भी चीज है वो सेल अगर लेगा सुक्रोज को तो वो उसको तोड़ेगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। नाउ दिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन। तो आपको एक चीज समझ आई यहाँ पर कि ऑटोट्रॉफिक सेल हो या हेट्रोट्रॉफिक सेल हो, दोनों में कॉमन प्रोसेस यूज हो रहा है रेस्पिरेशन। ये अलग है, ये अलग बात है कि उसमें वो चीज आई कैसे, मींस बट एक प्रोसेस कॉमन यूज हो रहा है विच इज नोन एज बेसिकली रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या सब चीजों का हो सकता है या कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन में मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए। फॉर रेस्पिरेशन मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड वाला कंपाउंड रिक्वायर होता है, ऐसा कंपाउंड चाहिए। क्लियर? ठीक है। दिस मींस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनिक होगा। जब भी होगा तो ऑर्गेनिक होगा क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे। क्लियर? बट ऐसा नहीं है कि ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सारे का सारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकता, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बात की। उसके लिए मैं जो बात बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वही होगा जिसके लिए फॉर दैट ऑर्गेनिक ऑलरेडी रिएक्शन है, फॉर दैट ऑर्गेनिक ऑलरेडी रिएक्शंस प्रेजेंट हैं सेल में। ऑलरेडी रिएक्शंस आर प्रेजेंट इनसाइड सेल। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर सकता हूं इफ वी हैव ऑलरेडी सम रिएक्शंस प्रेजेंट इनसाइड सेल, उसको यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक सेल में बना रहा हूं, इस सेल में कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूं, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस करके पाइरुवेट बनाता हूं, पाइरुवेट से मैं बनाता हूं एसिटाइल को ए, और फिर उसको ले जाता हूं क्रैब साइकिल में। अब मेरी बात ध्यान से सुने आप, ये जो मैंने बनाया है इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पाथवे। इसे हम नाम दे रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवेज, इन्हें हम नाम दे रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवेज। नाउ दीज रेस्पिरेटरी पाथवेज आर कॉमन इन मोस्ट ऑफ द सेल्स। कॉमन है, मान लो मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं तो कॉमन इन मैनी सेल्स, ये पाथवेज मैनी सेल्स में कॉमन है। तो आपको ये समझना है, कोई भी ऐसी चीज जो इन पाथवेज में एंटर करके एनर्जी बनाए उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। कहीं भी एंटर कर जाए और एनर्जी बनाए उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर कंपाउंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकता। मींस अगर आप कहते हैं कि गोल्ड क्या इस पाथवे में एंटर कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो गोल्ड से एनर्जी नहीं बनेगी। तो ये ए बी सी मैंने जो लिखे है क्या, ए है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मेनली शुगर्स, वो एंटर कर सकती है। नाउ बी जो मेरे पास वो है वो अमीनो एसिड है जिसे मैं प्रोटीन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सी मेरे पास फैट्स हैं जिनको मैं रेस्पिरेशन में यूज कर सकता हूँ। डी इज लाइक ऑर्गेनिक एसिड। तो इनमें से कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज हो सकता है, प्रोवाइडेड उन हमारे पास रिएक्शंस होने चाहिए एंटर करने के लिए। ये बेसिक आपको समझ आना चाहिए। अब कौन सी चीजें एंटर नहीं कर सकती, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक बट कैन नॉट एंटर क्योंकि रिएक्शंस ही नहीं है। सेम हॉर्मोन्स कैन नॉट एंटर, हॉर्मोन्स भी एंटर नहीं कर सकते ऑल्दो वो ऑर्गेनिक हैं। उनका एक डिफरेंट रीजन है क्योंकि हॉर्मोन्स को अदर रोल दिए गए हैं। फिर उसके अलावा मिनरल्स कैन नॉट बी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एंड देन वाटर। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होगा जो इन रिएक्शंस में एंटर करके एनर्जी बना सके। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का,
तो ऐसा कुछ आएगा कि कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनमें से आप पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक इस तरीके से एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, आप खुद पहचान सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, ये आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपको आइडिया हो जाएगा जब आप इन एग्जांपल्स को डील करेंगे। अगर आप डील करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। अब देखिए मैंने क्या क्या एग्जांपल लिखे। नाउ दिस इन्यूलिन, इन्यूलिन एक्चुअल में फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन इज हार्मोन, हार्मोन मैंने मना किया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। थाइमिन विटामिन है, तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। कैल्शियम मिनरल है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज शुगर है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये। पाल्मिटिक एसिड हमारे पास फैटी एसिड है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऐसे डील करना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ये यहाँ पे ये समझ आई कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनमें बेसिक मैकेनिज्म सेम है। तो जब मैं किसी प्लांट को देखता हूं, किसी प्लांट को देखता हूं, तो मुझे उसमें दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक सेल्स जो उसके लीफ के सेल्स हैं, एक सेल्स जो उसके लीफ में है हमारे पास, ये सेल्स जिन्हें हम मीजोफिल सेल कह रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मीजोफिल सेल में भी रेस्पिरेशन होगी, पर मीजोफिल सेल में हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बाहर से एंटर नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया ऑटोट्रॉफिक सेल का, ऑटोट्रॉफिक सेल का। नाउ वी हैव रूट सेल्स, वी हैव रूट सेल्स, वी हैव रूट सेल्स। तो रूट सेल्स जो है हमारे पास किसका एग्जांपल है? हेट्रोट्रॉफिक सेल का। किसका एग्जांपल है? हेट्रोट्रॉफिक सेल का। तो रूट सेल्स हमारे पास एग्जांपल है हेटेरोट्रॉफिक सेल का, हेट्रोट्रॉफिक सेल का। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको जरूरत पड़ेगी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की आउटसाइड से। अब हमें ये समझना है कि वाई प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, वाई प्लांट्स not lack, not have basically proper respiratory system like human। जैसे ह्यूमन में हमारे पास क्या है? प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसका मेन रोल क्या होता है? जिसका मेन रोल होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्योंकि बेसिकली क्या है हमारे पास? रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है प्लांट्स में, जैसा कि हमारे पास ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में प्रॉपर लंग्स हैं जो हर सेल्स तक हमारे पास ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। तो उसका रीजन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मीजोफिल सेल की। मीजोफिल सेल खुद से अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, खुद से अपनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो डे टाइम पर उसको बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब एक बहुत बड़े टाइम तक उसको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। तो पहला तो आपको यह समझ आएगा कि प्लांट्स में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अपनी ऑक्सीजन खुद बनाते हैं। सेकेंड इज, प्लांट में काफी सारा पार्ट, प्लांट में काफी सारा पार्ट हमारे पास, अंदर का पार्ट, जैसे मैं स्टेम बना रहा हूं, तो प्लांट में हमारे पास काफी सारा इंटरनल पार्ट डेड होता है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे एनाटॉमी, हार्टवुड होती है। तो लिविंग पार्ट हमारे पास, लिविंग टिश्यूज सुपरफिशियल है। लिविंग टिश्यू सुपरफिशियल होने का फायदा ये है, सुपरफिशियल होने का फायदा ये है कि गैस जो होगी, गैस इजिली मूव बाय डिफ्यूजन, गैस इजिली मूव बाय डिफ्यूजन। तो गैस इजिली कैसे मूव कर सकती है? डिफ्यूजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट इज हमारे पास सी, जो हम बात कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि प्लांट में काफी सारा पार्ट जो है हमारे पास, काफी सारा पार्ट जो है हमारे पास डेड है अंदर का, और बाहर वाला पार्ट क्या है हमारे पास? लिविंग है। तो वहां डिफ्यूजन से ऑक्सीजन इजिली जा सकती है। थर्ड ये है कि प्लांट में रेस्पिरेशन रेट, प्लांट की एनर्जी नीड कम होती है। प्लांट की क्या कम होती है? एनर्जी नीड लेस है। नाउ एनर्जी produced by oxidation, directly proportional to oxidation, and oxidation is directly proportional to
ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है इस बात पे डिपेंड करता है। सिंस प्लांट की एनर्जी नीड कम है तो उसकी ऑक्सीडेशन उसमें कम होगी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम चाहिए। यही रीजन है जिस वजह से प्लांट्स में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि सेल्स में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, और हम ये देखेंगे कि बेसिक हमें क्या प्रोसेस समझना है उसको देखेंगे। पर आपको एक बात समझ आनी चाहिए, मैं चाहे कोई भी सेल लूं, मैं चाहे कोई भी सेल लूं, किसी भी सेल में हमारे पास जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होगा वो क्या यूज कर सकता हूं मैं, ग्लूकोज। क्योंकि अगर आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी भी पढ़ेंगे, दे डिफर इन स्टोरेज मटेरियल बट दे स्टिल हैव अ कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो वो यूज कर सकते हैं। तो जरा हम देखते हैं बेसिक मैकेनिज्म हम क्या पढ़ने वाले हैं। हर एक सेल में, हर एक सेल में हमारे पास, हर एक सेल में हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। हर एक सेल में हमारे पास मान लो ग्लूकोज या तो बाहर से एंटर करेगा या प्रेजेंट होगा। उस ग्लूकोज का एक पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा होता है हमारे पास, बेसिकली किस में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में। तो आपको ये समझ आएगा कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होगी और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन प्रोसेस है, और टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व हैं, टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व है। उसके बाद जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है उसको हम फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन से, क्योंकि कोई CO2 रिलीज नहीं हुई, पार्शियल ऑक्सीडेशन से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा, उसका हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन डिफरेंट फेट होता है। फॉर एग्जांपल ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हमारे पास सेल क्या हो, एरोबिक हो और यूकैरियोटिक हो। एरोबिक और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये हमारे पास एनारोबिक सेल है तो हमारे पास इससे इथेनॉल बन सकती है। और अगर ये यूकैरियोटिक और एरोबिक है जिसमें ऑक्सीजन कम कर पड़ जाए तो लैक्टिक एसिड बन सकता है। दिस मीन्स हमें क्या पढ़ना है, हमें हर एक सेल का एक रेस्पिरेशन का कॉमन प्रोसेस पढ़ना है जिसमें हम बेसिक पाथवेज पढ़ेंगे और हर एक पाथवे की कुछ बेसिक डिटेल्स जानेंगे एंजाइम्स के थ्रू, और उनको हम समझेंगे कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करता हूँ ग्लाइकोलिसिस से और उसमें बताता हूँ आपको कि ग्लाइकोलिसिस की क्या सिग्निफिकेंस है और आपको उनकी क्या डिटेल आनी चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये बेसिक है जो फर्स्ट 3 पेजेस कवर कर रहा है एनसीईआरटी में, तो आप इसको इजीली आप क्या कर पाएंगे, इसको इजीली कर पाएंगे।